हेलो गाइस, मेरा नाम है अहमद। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, जिसके पहले डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक क्या है और फिर डिस्कस करेंगे इसके 8 फंक्शंस। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 8 फंक्शंस हैं और इन 8 फंक्शंस को हम इलाबोरेटिवली आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या है इंडिया में। सेंट्रल बैंक जो है, इट्स द हेड ऑफ ऑल द बैंक्स दैट वी हैव इन आवर कंट्री। जितने सारे बैंक हैं सबका हेड है सेंट्रल बैंक। लेवल में सबसे ऊपर बैठा हुआ है सेंट्रल बैंक। इट मीन्स इट कंट्रोल्स ऑल द अदर बैंक्स दैट कम्स अंडर इट। बाकी जितने भी बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक के रूल नियम अनुसार एज पर द इंस्ट्रक्शंस रन करते हैं। यहाँ पर एक जानने वाली बात है कि पृथ्वी का सबसे पहला सेंट्रल बैंक कौन से देश में हुआ था? वो स्वीडन में हुआ था। उस बैंक का नाम था रिस्क या फिर रिक्स बैंक। ये पृथ्वी का सबसे पुराना सेंट्रल बैंक है। इस बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1656। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है दैट इज द रिजर्व बैंक। एंड हमारा जो रिजर्व बैंक है AKA सेंट्रल बैंक, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1935 में। तो सेंट्रल बैंक क्या है, वी हैव काइंड ऑफ जस्ट हैड एन आइडिया। अब हम इसके नंबर ऑफ फंक्शंस की तरफ नज़र डालेंगे। इसके कुल मिलाकर 8 फंक्शंस हैं। तो लेट्स क्विकली लुक एट दी फंक्शंस। पॉइंट नंबर 1 में है द सेंट्रल बैंक इशूज करेंसी। सबसे पहला फंक्शन है सेंट्रल बैंक का दैट इट इशूज करेंसी एंड इट इज इट्स मोनोपोली राइट। इसका मतलब ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक का है। बाकी जितने भी बैंक हैं उसके पास ये अधिकार नहीं है टू इशू द करेंसी इन द कंट्री। हमारे देश में सेंट्रल बैंक के पास ये अधिकार है to print the money as much as they want according to the guidelines of the government. So सबसे पहला फंक्शन यही है कि सेंट्रल बैंक issues currency. It has the power to issue the currency and it is its monopoly right. मतलब उसका खुद का ही right है। Monopoly is my one and only right that could be exercised by one individual or a group of people. So central bank exercises that power. It has the power to issue currency and it enjoys that right solitarily. Function number 2 is central bank controls the volume of credit. अब मनी में और क्रेडिट में क्या अंतर है वो सबसे पहले जानना होगा। मनी है वो चीज़, it could be a coin, it could be a note. In exchange of that हमें immediately कोई प्रोडक्ट मिल जाता है, गुड्स या सर्विसेज हम खरीद सकते हैं। क्रेडिट मनी वो मनी है जो हम बैंक से लेते हैं या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं या फिर एक लेंडर से लेते हैं। उसे हम लोग क्रेडिट मनी कहते हैं, जिस मनी को हमें लौटाना होता है विद अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो दैट्स क्रेडिट मनी। अब सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी को इशू करता है। इसका मतलब उसके नीचे बहुत सारे बैंक हैं। तो ये जितने भी बैंक हैं वो सेंट्रल बैंक से पैसे को बोरो करते हैं। तो बोरो किया गया पैसा टर्न्स इनटू क्रेडिट मनी एंड सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स ओवर द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट मनी। इसका मतलब ये जो बैंक सेंट्रल बैंक से बाकी सारे बैंक जो पैसा लेके जाते हैं और ये छोटे छोटे बैंक जो दूसरे छोटे छोटे बैंक्स को ये पैसे देते हैं, कितना रुपए दे सकते हैं उसके ऊपर नियम कानून रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम बुक पर देखें तो यहाँ पर ये बताया गया है कि क्रेडिट मनी इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, इट्स अ बिग चंक ऑफ मनी। एंड क्रेडिट मनी जो है, द क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी डिपेंड्स ऑन द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। अब सवाल ये आता है ये समझने से पहले कि कमर्शियल बैंक क्या होता है। कमर्शियल बैंक वो सारे बैंक हैं जिनमें हम सेविंग अकाउंट्स खोल सकते हैं, डिपॉजिट्स रख सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATMs, ये सारी सुविधाएं जिन बैंक से हमें मिलते हैं उन सारे बैंक्स को हम कमर्शियल बैंक्स कहते हैं, जिनमें हम पैसे रख सकते हैं और पैसे रखने के लिए वी गेट एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ऑल्सो वी कैन टेक लोन फ्रॉम सच बैंक्स, जिसके लिए हमें उन बैंक्स को जो है एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी देना होता है। तो ऐसे बैंक्स को कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि
क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी डिपेंड करता है कि कमर्शियल बैंक जितने सारे एक देश में है उसका कितना कैपेसिटी है ये मनी दूसरे बैंक्स को देने के लिए या फिर जितने भी कस्टमर्स हैं उसको प्रोवाइड करवाने के लिए। आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो सेंट्रल बैंक जो है वो क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करता है रिगार्डिंग द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक, क्योंकि अगर एक क्रेडिट कंट्रोल इफ देयर आर नो सेट ऑफ रूल्स, फिर तो ये क्रेडिट कंट्रोल के ऊपर मेजरमेंट कौन रखेगा? कोई भी बैंक जितना पैसा चाहे दे सकता है, उस पैसे का हिसाब नहीं रहेगा। इसके लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, जो क्रेडिट कंट्रोल के ऊपर एक मेजरमेंट लगाता है जिसके अंडर में वो गाइडलाइंस बनाता है। ईच एंड एवरी बैंक दैट इज अंडर सेंट्रल बैंक, जो कमर्शियल बैंक है, उसको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं when they provide these services to their customers, say fixed deposit, current account या फिर कोई savings या वगैरह वगैरह अकाउंट वाले लोगों को। So that's your point number 2. Let's discuss point number 3. Point number 3 says central bank is the bankers bank. इसका क्या मतलब है bankers bank? इसका मतलब कुछ ऐसा ही है, एक कहावत है इन इंग्लिश दैट अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। वही सच्चा दोस्त है जो मुसीबत के समय पर काम में आता है। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। सेंट्रल बैंक इज द बैंकर्स बैंक। कहने का मतलब है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। लेट्स प्रूव दिस पॉइंट। यहाँ पर ये बताया गया है कि सेंट्रल बैंक एग्जामाइन करता है अपने सारे अकाउंट ऑफ ऑल मेंबर बैंक। इसका मतलब सेंट्रल बैंक, एज आई सेड इन प्रीवियस पॉइंट्स, इस डिस्कशन में मैंने बताया कि सेंट्रल बैंक के अंदर में सारे बैंक आते हैं। तो सारे बैंक में जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इन एंड आउट, इन सारे ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो है सेंट्रल बैंक अपना नजर रखता है, एग्जामाइन इन सारे चीजों को करता है। एंड मोर ओवर, और क्या करता है, सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो ए फ्रेंड इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। किस तरह का क्राइसिस? Whenever such banks जो सेंट्रल बैंक के अंडर में हैं, if they are at a crisis बोले तो फिनेंशियल क्राइसिस में जब ऐसे बैंक होते हैं तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, इट कम्स टू देयर हेल्प। इसका मतलब अगर फिनेंशियल क्राइसिस होगा तो पैसे का लेन देन का कुछ क्राइसिस होगा तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, उनको पैसे देके उनके फ्रेंड की तरह पेश आता है। सो यहाँ पे 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। पॉइंट 1 में मैंने यही बताया कि सेंट्रल बैंक जो है वो सारे बैंक्स के अकाउंट्स के ऊपर अकाउंट्स को एग्जामाइन करता है और वो एक फ्रेंड की तरह भी काम करता है। व्हेनेवर अदर बैंक्स आर एट अ फाइनेंशियल स्ट्रेच, सेंट्रल बैंक कम्स इन एज अ हीरो, एज अ सेवियर, और उसको सेव करता है। वी हैव सो फार फिनिश्ड 3 of the functions of central bank. Let's quickly go to point number 4. Point number 4 ये कहता है कि सेंट्रल बैंक 3 काम करता है to the government. 1, it is a financier to the government. 2, it's an advisor to the government. And 3, it's an agent to the government. अब इन तीनों बातों को देखना है कि how is it a financier, how is it an advisor, and how is it an agent to the government. सबसे पहले बात करते हैं financier की। हर साल गवर्नमेंट जो है एक बजट लाता है, मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ मार्च। तो ये बजट के अनुसार देश में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, कहाँ पे क्या पैसा लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होने वाली है, ये सारी चीज़ें उस पर डिस्कस किया जाता है। कभी कभार गवर्नमेंट जो है एस्टिमेट ये करता है कि ये इतना बजट वो बना लेता है और एस्टिमेट ये करता है कि हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं उनसे जितने भी हम टैक्स इन रिटर्न में अचीव करेंगे, जितना टैक्स ये सारे लोग पे करेंगे उनसे इतना अमाउंट आ जाएगा। ऐसा एस्टिमेट करके गवर्नमेंट बजट बनाता है और बजट बनाते वक्त तो एस्टिमेट कर ही लेते हैं कि इतना पैसा होगा और इतना पैसे हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे इन द फील्ड ऑफ आवर कंट्री। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये डेफिसिट में चला जाता है। इसका मतलब द एस्टिमेशन दे मेड वो फुलफिल नहीं होता है। अब दैट हैपेंस फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। नंबर 1 इज ब्लैक मनी ज़्यादा हो जाना इकोनॉमी में। प्रीवियस डिस्कशन अगर नहीं देखा है, यू मे गो टू दैट वीडियो एंड वॉच दैट अगेन। ब्लैक मनी ज़्यादा होने का एक ही मतलब है दैट पीपल आर इवेडिंग देयर टैक्सेस। तो पीपल जब इवेट करेंगे अपने टैक्सेस, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा। हैविंग सेड दैट, पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि जब ऐसा एक सिचुएशन आ जाएगा तो बजट तो बना लिया है बट गवर्नमेंट डजंट हैव दैट अमाउंट ऑफ मनी, दैट एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ न्यूमरस द रीजंस। 1 रीजन तो मैंने बताया। ऐसे सिचुएशन पे सेंट्रल बैंक कम्स इन as a savior and central bank prints new notes and gives it to the government and tries to help the government. But एक बात यहाँ पे याद रखने वाली बात है,
सेंट्रल बैंक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद करता है, लेकिन सेंट्रल बैंक ऐसा जब कोई भी स्टेट इस तरह के मुसीबत में पड़ता है तो सेंट्रल बैंक स्टेट की मदद नहीं करता है। ये हमारे दिमाग में पूरा क्लियर कट हो जाना चाहिए। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं कि सेंट्रल बैंक कैसे एडवाइजर है। जैसे मैंने कहा टॉपिक में, सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। हाउ? द बैंक ऑफर्स इट्स ओन सजेशंस to the government to make income policy, tax policy, trade policy and like more effective and realistic policies। तो सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, सजेशन देता है न्यूमरस मैटर्स पर, जैसे देश का इनकम पॉलिसी कैसा होना चाहिए, टैक्स पॉलिसीज कैसे होने चाहिए, कितना टैक्स लेना चाहिए, कितना टैक्स निर्धारित करने से इट इज़ फेयर। उसके बाद ट्रेड पॉलिसी क्या होना चाहिए, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की क्या पॉलिसीज होने चाहिए, करेंसी जो एक्सचेंज होते हैं उसके रेट्स क्या होने चाहिए, एंड इस तरह के बहुत इफेक्टिव एंड रियलिस्टिक सजेशंस जो है सेंट्रल बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज एन एडवाइजर। अब फाइनल बात करते हैं, हाउ डज सेंट्रल बैंक एक्ट एज एन एजेंट। सेंट्रल बैंक जो है it acts as an agent to the government because all the accounts of income and expenditure, ये जितना भी MRP के ऊपर टैक्सेस होता है, जितने भी तरीके से जो नेशनल इनकम जो होता है एक देश का और उसका एक्सपेंडिचर कैसे करना है, ये पूरा खाता जो है, दिस एंटायर अकाउंट इज हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। उसके वजह से सेंट्रल बैंक डायरेक्टली इज एन एजेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे देश के गवर्नमेंट का वो एजेंट हिसाब से काम करता है, बिकॉज इट टेक्स केयर ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ मनी। ऑल्सो इट इज मनी प्रॉपर, अगर प्रीवियस वीडियो देखा है तो। पॉइंट नंबर 5 says the central bank is the custodian of foreign exchange reserves of the country। अब सबसे पहली बात यहाँ पे आ जाती है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब जितने भी इन्वेस्टमेंट्स देश में होते हैं, जो फॉरेनर लोग या फॉरेन कंपनी आके यहाँ पे करते हैं, और हम हमारे देश से जो जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देश में, दैट कम्स अंडर फॉरेन एक्सचेंज। तो सेंट्रल बैंक इज ए कस्टोडियन ऑफ दैट। इसका मतलब इस पूरे चीज़ का जिम्मेदार या फिर जिम्मेदारी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एट द हैंड ऑफ द सेंट्रल बैंक। इसका मतलब इसके रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सारे के सारे सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है। लेट्स फाइंड आउट by reading more of the point। Foreign exchange may flow into the country in many different ways। Obviously, बहुत सारे ways होते हैं foreign exchange के, जैसे export earnings, जो हम export करते हैं उससे क्या earnings आ रहा है। उसके बाद foreign investments, जैसे बहुत सारे कंपनी हैं हमारे देश में जो खुद इंडिया के नहीं है, बाहरी देश की कंपनी हमारे देश में आके बिजनेस कर रहे हैं, वी हैव टोटली एक्सेप्टेड, लेकिन उसके ऊपर फॉरेन एक्सचेंज होता है, देश उसके ऊपर टैक्सेस रखता है, एंड उसका पूरा हिसाब जो है वी टॉकिंग दैट वी सेइंग दैट सेंट्रल बैंक रखता है। आगे अगर हम देखें तो सेंट्रल बैंक जो है ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज को निर्धारित करता है ना। व्हाट इज ऑफिशियल एक्सचेंज रेट? ऑफिशियल एक्सचेंज रेट मतलब हमारे देश का करेंसी दूसरे देश के करेंसी के साथ जब एक्सचेंज होगा तो उसका रेट क्या होगा। हम जानते हैं सभी अप्रोक्सीमेटली जो डॉलर है वो करीबन 70 रुपये है। तो ये जो एक्सचेंज रेट है कि $1 मतलब 70 रुपये है इंडिया का, ये जो रेट है ये सेंट्रल बैंक निर्धारित करता है कि हमारे देश का करेंसी जब उनके देश के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका क्या वैल्यू रहेगा। दैट्स व्हाई वी से दैट सेंट्रल बैंक इज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि ये जितने भी मैटर्स होते हैं ये सारे के सारे ये फिक्स करता है, सेंट्रल बैंक फिक्स करता है। उसके बाद एक अलग टॉपिक है, इट्स अबाउट फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। सबसे पहले समझनी पड़ेगी कि फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी होती क्या है। फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जहां पर पूरा जो बाजार है, पूरा जो इकोनॉमी है वो मार्केट के डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करता है कि कैसा होने वाला है वो इकोनॉमी, टोटली वो डिपेंडेंट होता है मार्केट के ऊपर। मीन्स व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट आर गेटिंग सोल्ड इन द मार्केट, व्हाट पीपल नीड द मोस्ट, क्या चाहते हैं लोग, कितना चाहते हैं लोग, उसके ऊपर। दैट इज नोन एज फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। तो यहाँ पे फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी के बारे में भी कुछ बोला गया है, एंड दैट कम्स अंडर सेंट्रल बैंक्स जुरिसडिक्शन। लेट्स से इन ए फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी वेयर द स्टेट control over the economy is minimum, the rate of exchange is basically determined by the market forces of demand for and supply of exchange currency। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बताई गई है।
यहाँ पे ये बताया गया कि पहले मैंने कहा कि एक्सचेंज रेट जो है वो गवर्नमेंट निर्धारित करता है। इसका मतलब $1.70 वाला ये जो एक्सचेंज रेट है, गवर्नमेंट बोले तो फॉर मी इट्स द सेंट्रल बैंक डिसाइड्स दैट, राइट। लेकिन अगर मान लो फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी है, अगर हमारे देश में फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी कुछ देर के लिए चलता है, एट टाइम्स इट रन इन आवर कंट्री एज वेल, अगर ऐसे चलता है तो फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है, और ऐसे इकोनॉमी जहाँ पे भी होते हैं वहाँ का गवर्नमेंट जो कंट्रोल है पूरे मैटर के ऊपर वो मिनिमम होता है। उसकी वजह से वहाँ का करेंसी रेट जो है, जैसे ये $1.70 है, वो फ्री एंटरप्राइज होने की वजह से मार्केट डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में कौन सा चीज़ ज़्यादा चल रहा है, कौन सा कम चल रहा है, उसके ऊपर करेंसी रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं। बट भारत में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सेंट्रल बैंक ही निर्धारित करता है। बट ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ पर फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी जो कंट्रोल ओवर फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी चलती है, और देश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल कम होता है उस चीज़ के ऊपर, और उसके वजह से करेंसी का जो रेट है, एक्सचेंज वैल्यू जो है वो मार्केट डिमांड के ऊपर या फिर मार्केट सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो वाली चीज़ यू कैन गूगल एंड यू कैन फाइंड दैट आउट, बट यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है। पॉइंट नंबर 6 सेज सेंट्रल बैंक फंक्शंस एज द क्लियरिंग हाउस ऑफ द मेंबर बैंक्स। इसका मतलब सिंपल है, इसको हमने दूसरे टॉपिक में भी कवर किया है कि बाकी जितने सारे बैंक्स हैं दैट कम अंडर दी सेंट्रल बैंक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसके जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मान लो इसके जितने भी कस्टमर्स हैं या फिर बिग या स्मॉल जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, वो सारे के सारे का क्लियरेंस जो है वो सेंट्रल बैंक लेवल में होता है। इसका मतलब विदाउट द क्लैरिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक दीज ट्रांजेक्शन्स आर इनवैलिड। यही बात यहाँ पे इस टॉपिक में कही गई है। इसको हम थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे इट इज द क्लियरिंग हाउस। देयर इज इंटर बैंक लैंडिंग एंड बोरोइंग। सब जानते हैं बैंक के बीच में लैंडिंग होता है, बैंक के बीच में बोरोइंग होता है। इसका मतलब वन बैंक बोरोज फ्रॉम अनदर बैंक, और वो लैंड भी करता है एक दूसरे बैंक को, पैसा देते भी हैं पैसे लेते भी हैं ऑन देयर ओन टर्म्स, मतलब उनके खुद के इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये चलता रहता है। दैट्स एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक्स दैट गोज ऑन। Moreover, central bank maintains the account of all member banks that we have covered in one point कि central bank controls over all the other banks that is under it, examine करता है, मैंने cover किया है आज के point पे। All transactions between the lending and the borrowing banks are cleared at the central banking level। इसका मतलब जो मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, जितने सारे transactions होते हैं छोटे छोटे बैंक में जो central bank के नीचे हैं, सारे के सारे जितने भी clearance होते हैं, if that's a big amount और स्मॉल अमाउंट, सारे के सारे क्लियरेंस जो है सेंट्रल बैंक के निगरानी में ही होते हैं। दैट्स व्हाई सेंट्रल बैंक इज अ क्लियरिंग हाउस। आई होप दैट्स क्वाइट नॉट सो कंफ्यूजिंग टू योर माइंड। उसके बाद है द सेंट्रल बैंक हैज अ प्रमोशनल रोल टू प्ले। सेंट्रल बैंक प्रमोशनल रोल प्ले करता है। अब व्हाट इज अ प्रमोशनल रोल? प्रमोशन क्या है सबसे पहले जानना पड़ेगा। एज आई सेड इन दी लाइव ऑनलाइन क्लासेस की प्रमोशन क्या होता है। प्रमोशन होता है जब हम जो है जैसे तुमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा अपने इंस्टा अकाउंट पर या फिर अपने फेसबुक अकाउंट पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं। नाउ दैट इज प्रमोशनल वर्क। उसी तरह का काम सेंट्रल बैंक ऑन अ डिफरेंट लेवल करता है। कैसे करता है? लेट्स रीड एंड लेट्स फाइंड आउट अबाउट दैट। इट प्रमोट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज इट रिलीजेस फंड्स टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। अब जाना पड़ेगा कि प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या है। प्रायोरिटी सेक्टर्स वो सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, पुअर लोगों की स्थिति हो गई, ग्रामीण बैंक हो गया। ये सारे प्रायोरिटी सेक्टर्स है जहाँ पर बैंक को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बैंक जानता है, इसका मतलब गवर्नमेंट जानता है कि इन सारे लोगों के पास वो सारे सुविधाएं, ऑल द इक्विपमेंट्स आर नॉट अवेलेबल विद देम, तो they are known as the प्रायोरिटी सेक्टर। तो सेंट्रल बैंक उनके लिए प्रमोशनल काम करता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, ताकि सोसाइटी में एक अच्छा लिविंग कर सकें, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी इम्प्रूव हो सके। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे डू द प्रायोरिटी प्रमोशनल टास्क। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा अपलिफ्टमेंट कर दिया, उनके लिए फंड रेज कर दिया, या फिर किसी तरह का नया स्कीम ला लिया जिसमें द इंटरेस्ट रेट इज लो, या फिर बाकी इन कंपैरिजन टू द अदर पैकेजेस दैट द बैंक वुड हैव। यहाँ के जो जितने भी पैकेजेस होंगे वो थोड़ा लो कवरिंग होंगे। At present, priority sector lending in India has been fixed at 40% of total deposits of the banks। तो सेंट्रल बैंक ने एक निर्धारित रेट लगाया है कि 40% ऑफ द डिपॉजिट्स, जितने भी डिपॉजिट होते हैं उसके 40% जो है
वो प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए कंसर्न किए जाएंगे, मीन्स ऑल द स्कीम्स विल बी प्रायोरिटाइज फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर्स। जितने भी स्कीम्स है 40% हमें करना ही होगा। दैट्स हाउ इट इज इन रिटन। लिखित पढ़ित में ये बात बिल्कुल ही ऐसी ही है। नंबर 8 की बात करते हैं, एंड विद दैट वी विल फिनिश दिस लेसन। नंबर 8 में है देयर आर मिसलेनियस फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मिसलेनियस मतलब ऐसे बहुत से और फंक्शंस भी करता है सेंट्रल बैंक दैट वी हैव नॉट मेंशन्ड हियर। उसके और सारे फंक्शंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। द बैंक रिव्यूज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम टाइम टू टाइम। पूरा जो इकोनॉमिक कंडीशन है देश का, कि इकोनॉमी आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, इसका क्या रेशियो है एक ग्राफ में, इस पूरे चीज को सेंट्रल बैंक स्टडी करता है। इसका मतलब देयर आर पीपल हु कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन रिसर्च थीसिस, मतलब पूरे रिसर्च करते हैं उस टॉपिक के ऊपर कि हमारे देश का टाइम टू टाइम करते रहते हैं, बिकॉज इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस। इकोनॉमी इज समथिंग इज नॉट फिक्स, इट्स एवर गोइंग, इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस। उसके बाद इट सप्लाइज लोन्स टू द कॉर्पोरेट बैंक एंड अदर बैंक्स। कॉर्पोरेट जितने भी बैंक्स है, कमर्शियल नहीं, कॉर्पोरेट बैंक्स को वो लोन्स भी देता है टाइम टू टाइम, जब भी ज़रूरत होता है उनको हेल्प करता है। बाकी बैंक्स के फाइनेंशियल क्राइसिस पर हेल्प तो करता ही है, एज आई सेड इन दी प्रीवियस डिस्कशन। इट ऑपरेट्स अ वेलफेयर फंड फॉर एजुकेशनल एंड सोशल पर्पसेस एंड सो ऑन। उसके बाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर फंड्स भी रेज करता है सेंट्रल बैंक। किसके लिए ये सारी चीज़ें करता है? वही प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए करता है, वो लोगों के लिए करता है जो सोशल एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव हैं, उन सारे लोगों के लिए ये क्या करता है? वेलफेयर फंड एंड एजुकेशनल फंड भी रेज करता है, एंड सो ऑन इज रिटन इन योर बुक। इट मीन्स देयर आर मेनी अदर एक्टिविटीज ऑफ द बैंक दैट आर देयर जो वो करता है, बट इट इज नॉट मेंशन्ड इन हियर। सो विद दैट वी हैव finally finished the 8 functions of central bank. Do let me know in the comment sections if you have confusion in any one of them, and hit the like button. Comment down below if you like this kind of teaching style, or if you want any help from me, and share the video with your friends. With that, thank you so much for watching.